Morning, sir. Okay, so how many students were there in the previous class? So up to 30 to 35, sir. 30, 35. Okay, I think 22 is 21 is there, 20 is there. Actually, let them come. So what we were discussing last time? Does anyone remember? So timing diagrams, sir. Timing diagram. So how many machine cycles, मैक्सिमम मशीन साइकिल्स कितनी होती हैं टाइमिंग डायग्राम, किसी भी अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना चाहें, और वी कैन से दैट कि टाइमिंग डायग्राम्स क्या डिपिक्ट करते हैं, कि व्हाई वी नीड अ टाइमिंग डायग्राम. So to So know the शायद speed of the processing. जस्ट अ मिनट. यस, रोल नंबर 31. हाँ, क्या कह रहे थे आप? So to know the actual speed that the processor can work on. Okay, to know the actual speed. Okay, anyone else? कोई और कुछ कहना सर चाहेगा? सिंक्रोनाइजेशन के लिए. सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा एलेबोरेट करोगे इसको? सर जैसे हम लोग डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस डालते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, प्रोवाइड करते हैं इनपुट के जरिए, तो कब लेना है, कब ऐड करना है, मतलब ये सब सिंक्रोनाइज होना चाहिए. अदरवाइज बहुत एक साथ हम लोग कीबोर्ड पे टाइप करते हैं तो एक साथ बहुत से वर्ड टाइप करते हैं, तो सब सिंक्रोनाइज होना चाहिए. बिल्कुल, यानी हम मतलब सिंक्रोनाइजेशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बट इट विल हेल्प. कई बार क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल सही बोला आपने, कई बार कुछ इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं वो कुछ टाइम ले लेती हैं, देन वी नीड टू पुट अ डिले, अदरवाइज सिस्टम स्टार्ट्स हैंगिंग. सो ओके, वी कैन से दिस थिंग. ओके, एनीवन एल्स कुछ और ऐड करना चाहेगा कोई? टाइमिंग डायग्राम में हम देखते हैं कि कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में सर कितना समय लगता है, बेसिकली सर यही देखते हैं. समय लगता है, बिल्कुल, कितना या समय सर कोई लगता है. भी, यस सर, मतलब हाउ मच टाइम इट टेक. बिल्कुल बिल्कुल ना, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, जितने भी बोला बिल्कुल सही बोला. ये सब चीजें हमारी टाइमिंग डायग्राम से हम डिपिक्ट होते हैं. दैट मीन्स कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को. एनीवे, सो बेसिकली जो टाइमिंग डायग्राम्स होती हैं इसमें कितनी मशीन साइकिल्स होती हैं, मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती मैक्सिमम है? 5. और मिनिमम 2. Minimum 2. नहीं, मिनिमम होती है हमारी 1 मशीन साइकिल. मशीन साइकिल की बात करी थी. ओके, फर्स्ट मशीन साइकिल जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था उसके अंदर मैक्सिमम क्लॉक साइकिल कितनी हो सकती है? So 4 या फिर 6. 4 या फिर 6, होनी है बिल्कुल सर. ठीक. और कॉरस्पॉन्डिंगली सेकंड मशीन साइकिल और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ मशीन साइकिल्स में कितनी हो सकती है मैक्सिमम, कितनी होती हैं यूजली? 3 क्लॉक साइकिल. 3 क्लॉक साइकिल्स, बिल्कुल, यानी समझ में आ गया है. चलिए, कोई ये एक्सप्लेन कर सकता है जो हमने लास्ट टाइम ये टाइमिंग डायग्राम बड़ा मतलब फुल पेज का डिस्कस किया था, कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? लेट मी आस्क शाहिद. यस सर. ओके शाहिद, प्लीज कर सकते हो एक्सप्लेन? यस सर, कर दीजिए ब्रीफ में. ओके सर. सर टाइमिंग डायग्राम में जैसे कि हमारे पास जो पहला मशीन साइकिल है, हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम आप ही वाली जो आपने कर ली थी सर, MVI 32, 32, यस सर, 32H. तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, हमें उस जो हमारा ये इंस्ट्रक्शन है, इसका जो डाटा है उसका एड्रेस जो है, फॉर एग्जांपल वो किसी एड्रेस पे होगा, फॉर एग्जांपल 2000. तो सबसे पहले वो एड्रेस जो है हमारा एड्रेस बस से आएगा, सबसे पहले एड्रेस आएगा. और ये जो हमारा A15 to A8 में आएगा हमारा सिग्निफिकेंट बिट, और जो मोर सिग्निफिकेंट बिट, और AD7 और AD0 से आएगा हमारा लेस सिग्निफिकेंट बिट. यहाँ पे जो ये मल्टीप्लेक्स AD7 to AD0 बस है, ये तब एज ए एड्रेस बस एक्ट करेगी, क्योंकि हमारा जो ALE है वो 1 होगा. बिल्कुल ठीक है सर. तो उसके बाद सर हमारा ये स्टेटस है वो क्योंकि हमें सबसे पहले ऑप कोड फैच करना होता है, उसके लिए जो हमारा स्टेटस है वो होना चाहिए 011. बिल्कुल. उस टाइम पे कोई डाटा रीड नहीं होगा, और सबसे पहले हमारा एड्रेस आ जाएगा. जो ये एड्रेस आ जाएगा तो दूसरी साइकिल में क्या होगा, हमारा कोड जो ऑप कोड होगा पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का, जो हमारी फॉर एग्जांपल MVI है, उसका जो ऑप कोड होगा वो फैच होगा सर. उसके बाद ओके, आप ALE पिन तो भूल ही गए. यस सर, वही ALE पिन एनेबल है, तो ये डिसेबल, सबसे पहले ये 0 हो जाएगा. तो अब हमारा जो ये AD7 to AD0 ये एज ए डाटा बस एक्ट करेगा.
तो यहाँ से हमारा डेटा जो ये MVI के लिए 3E ऑपकोड है वो हो जाएगा, वो आएगा इधर से डेटा बस से। लेकिन उससे पहले तो हमें बताना होगा ना माइक्रो प्रोसेसर को कि आप रीड कीजिए, तो वो कैसे बताएंगे? तो ये सिग्नल जो है ना सर हमारे पास, वो आपने बताया नहीं, बोला नहीं अभी तक। कौन सा सिग्नल? रीड सिग्नल, यही जो है ना सर। बिल्कुल, रीड सिग्नल। यस सर। ओके, दिस वन रीड सिग्नल। ओके, हाँ उसके बाद क्या होगा? रीड सिग्नल, उसके बाद सर ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन का जो डाटा है वो आ जाएगा इसमें, ऑपकोड में फेच हो जाएगा, और उसके बाद इसको ये रीड करेगा, ये उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा। ओके, देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास जाने के बाद ये मतलब ऑपकोड जो इस तरह हमारा ऑपकोड जो हमारा पहला स्टेप जो था ऑपकोड फेच करने का वो कंप्लीट होता है सर यहाँ पे। ओके, कंप्लीट तो हो गया अब, लेकिन Yes. ये T4 साइकिल हमने फिर क्यों ली? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, इसमें दिख ही तो रहा नहीं कुछ भी हमें। ये हमें डाटा एक्चुअली रीड करेगा ना, उसको डिकोड करेगा, ये उसके लिए यहाँ हाँ, पे डिकोड करना डाटा आप भूल डिकोड गए थे। होगा। चलिए, Yes, बिल्कुल sir, ठीक, decode डिकोड होगा। होगा, बिल्कुल। Yes, sir. नेक्स्ट, उसके बाद हमारा जो सेकंड मशीन साइकिल है, बिल्कुल। उसमें सबसे पहले उसमें भी पहले हमारा जो मतलब जो हमारा डेटा है, अब फॉर एग्जांपल हमारा 32H डेटा था, वो भी किसी एड्रेस पे होगा, तो सबसे पहले उसका एड्रेस जो है वो आएगा थ्रू एड्रेस बस। इसमें भी पहले की तरह जैसे मैंने बोला, हाई जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हाई ऑर्डर मतलब मेमोरी एड्रेस में आएगा, और नीचे वाला जो लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस है उसमें आएगा। यहाँ पे भी हमारा ALE जो है ये अनेबल हुआ है, तो इसलिए जो ये हमारा मल्टीप्लेक्स बस है ये एड्रेस बस एक्ट करेगा, और हमारा एड्रेस जो है इस डाटा का जो एड्रेस है वो सबसे पहले आएगा। बिल्कुल। और यहाँ पे Okay. हमारा जो रीड सिग्नल है वो कुछ रीड नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे ये जो है ये एक्टिव मतलब एक्टिव, क्योंकि हमारा रीड जो सिग्नल है वो एक्टिव लो है, तो यहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो हाई है, तो ये इसमें कुछ रीड नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा T2 साइकिल है वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो एड्रेस लेच एनेबल पिन है ये लो हो जाएगा, और जो हमारा मल्टीप्लेक्स बस है इसमें ये जो है अब इसमें से डाटा जो हमारा है 32H वो आ जाएगा। चलिए, बिल्कुल ठीक, सब कुछ उन्होंने सही बोल दिया, बस थोड़ा सा ना जो चीज़ें पहले होनी चाहिए थी वो बाद में बोल दिया आपने। स्टेटस सिग्नल हमेशा पहले सेट किया जाता है, ऑपकोड फेच है ना, जो हमारा Yes, sir. I0 और S0 S1 है, ये सबसे पहले सेट होता है। जी तो सर। ये चीज़ लेकिन आपने बाद में बोली थी, बाकी सब कुछ आपने सही बोला, बस एक चीज़ आप मिस कर गए इसके अंदर, प्रोग्राम काउंटर का रूल। ये सर, हाँ प्रोग्राम काउंटर, वहाँ पे सर वो एड्रेस जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का होगा, फॉर एग्जांपल जब हम यहाँ पे पहुंचे थे ऑपकोड फेच पे, तो इस टाइम पे जो ही हमारा ऑपकोड फेच हो गया, तो उसके बाद जो प्रोग्राम काउंटर है उसमें हमारा जो नेक्स्ट एड्रेस है वो आ जाता है, नेक्स्ट एक्चुअली इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है जो एग्जीक्यूट होने वाली है, फॉर चलिए, एग्जाम्पल शाहिद ने जो बोला उसको कोई करेक्ट करना चाहेगा? एनीवन? शाहिद ने बोला है लास्ट वाली बात, प्रोग्राम काउंटर पे वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गए, करेक्ट करेगा कोई? सर सर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला रहता है उसका मेमोरी एड्रेस को मैनेज करता है स्टूडेंट। नहीं, शाहिद ने भी वही बोला, लेकिन उन्होंने उसकी टाइमिंग गलत बोल दी कि कब उस पे एड्रेस चेंज होगा। सर जब वो फेच करता है तो उसमें जो पैरेलली होता है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाता है, तो इसीलिए सर जो पीसी होता है वो ऑलरेडी इंक्रीमेंट में चला जाता है जब एक बार वो फेच कर लेता है एड्रेस को। तो ओके, तो M1 में T1 साइकिल में इंक्रीमेंट होगा या फिर T4 साइकिल में इंक्रीमेंट होगा? सर वो T1 T4 में। साइकिल में इंक्रीमेंट। शाहिद ने भी T4 बोला था, लेकिन T1 T4 पे नहीं, सर T1 T3 में होगा, T1 T3 सर। T3 में होगा। ओके, एड्रेस तो लेकिन हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम काउंटर से T1 पे आ ही गया है। सर T1 पे तो खत्म हो हाँ गया ना, T1 पे होगा, T1 पे। तो हमारा increment हो बिल्कुल जाएगा। ठीक, स्टार्टिंग में होगा ना, बिकॉज आप फैच यस करा, सर, यस सर, जैसे उसने फैच किया वैसे प्रोग्राम काउंटर जैसे इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन कर गया। फेच होती है वो इंक्रीमेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल गुड शाहिद, है ना, अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ। आई थिंक किसी को डाउट है इसमें? नहीं है, चलिए फिर पक्का नहीं है ना, बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड है उसमें फिर हम आपसे ही पूछेंगे। किसी को डाउट कोई? चलिए इमेजिन करते हैं नहीं है। ओके, बिफोर गोइंग फर्दर लेट्स सी कि एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा। यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड, हम अभी इसी की इसकी बात कर रहे हैं, MVI 32H की बात कर रहे हैं। You have to calculate the time required to execute the opcode fetch and memory read cycle and the entire instruction cycle if the clock frequency is 2 megahertz. हमारी clock frequency जो है, let me draw the pen,
हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो लेकिन हमें निकालना है ऑपकोड फैच में हमारा कितना टाइम लगता है और मेमोरी रीड साइकिल में हमारा टोटल टाइम हमें निकालना है टी स्टेट में। ओके, तो हमारी फर्स्ट एक जो टी स्टेट होती है ना, क्लॉक साइकिल जो होती है 3.5 माइक्रोसेकंड 3.5 माइक्रोसेकंड 3.5 माइक्रोसेकंड टोटल टाइम बोला है आपने या फिर क्या बोला है? सर टोटल टाइम के लिए टोटल टाइम तो हम बाद में चलते हैं, पहले तो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। एक क्लॉक साइकिल को यानी एक टी स्टेट को, जो हमने T1 की बात की थी ना, T1 को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है, कैसे कैलकुलेट करें? फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, रेसिप्रोकल कर देंगे सर। क्या कर देंगे? तो 1/f रेसिप्रोकल बिल्कुल ठीक, 1/f कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये 0.5 0.5 वॉट माइक्रोसेकंड। बिल्कुल ठीक, माइक्रोसेकंड। यूनिट लगाना मत भूलिएगा। ओके, एग्जीक्यूशन हमें करना है ऑपकोड फैच के लिए, यानी फर्स्ट मशीन साइकिल जो होती है ऑपकोड फैच के लिए। कितनी साइकिल्स ली उसने, कितनी क्लॉक साइकिल ली ऑपकोड फैच में M1 ने? 4 क्लॉक साइकिल। फोर चार। क्लॉक साइकिल, बिल्कुल 4 ली इन्होंने। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू टी। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें, चलिए मान लेते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी मेमोरी रीड M2 में। M2 में कितनी साइकिल ली है इसने? So 3. 3 क्लॉक Three. साइकिल, बिल्कुल हमारी क्लॉक साइकिल आ गई 3। तो टोटल हमारी साइकिल्स कितनी हो गई, एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो गया पूरी इंस्ट्रक्शन का? So 7. 7, बिल्कुल ठीक। और टी को हम रिप्लेस कर देंगे 7 इंटू 0.5 जो भी आ जाएगा, और यहाँ पे भी 4 इंटू 0.5 एंड 3 इंटू 0.5। आई थिंक ये इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी को, छोटा सा न्यूमेरिकल है। No, sir. चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक और इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, मूव C, इसका टाइमिंग डायग्राम। लेट मी आस्क फहद, रोल नंबर 45, रोल नंबर 45 फहद। ओके, आपका माइक में कुछ प्रॉब्लम है फहद? आई थिंक देयर इज प्रॉब्लम विद दिस माइक। साकिब, Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक्सप्लेन कर सकते हो उसका टाइमिंग डायग्राम? जी साकिब। Yes. चलिए हम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तब आप एक्सप्लेन कीजिएगा। ये मूव C, A जो है, ये कितनी मशीन साइकिल लेगी एग्जीक्यूट करने के लिए? मशीन साइकिल सर 2 हो गई। 2 साइकिल लेगी। ओके, चलिए आप कह रहे हैं 2 साइकिल होंगी, इसमें 2 मशीन साइकिल्स हो जाएगी। तो फर्स्ट मशीन साइकिल में क्या होगा? फर्स्ट मशीन साइकिल में 4 क्लॉक साइकिल होगा। नहीं, फ्लो 4 तो होगा, लेकिन होगा क्या इस इंस्ट्रक्शन का? हमें डिटेल नहीं पूछ रहा हूँ अभी मैं, अभी सर फर्स्ट मशीन साइकिल में क्या होता क्या है? अभी हमने आउटपुट फेच अभी शाहिद ने बिल्कुल अच्छा बताया, एक्सप्लेन किया। क्या बोला आपने साकिब? तो ये सर MOVC फेच होगा सर MOV फर्स्ट मशीन साइकिल में। फर्स्ट मशीन साइकिल में क्या होता है? एंटी कोड फर्स्ट मशीन साइकिल में क्या होता है वही तो हम पूछ रहे हैं। MOVC सर फेच होगा फैच होगा। ओके, सर टोटल स्टेट। फैच होने के बाद डिकोड भी होगा? यस सर या डिकोड नहीं भी होगा? होगा फर्स्ट डिकोड मशीन भी साइकिल में होगा। होगा। तो हम सर इसको डिकोड होगा फर्स्ट मशीन साइकिल में होगा तो सर। हम बोल सकते हैं ना ऑप कोड फैच कर सकते हैं हम उसको, यस सर। ऑप कोड फैचिंग एंड डिकोडिंग। चलिए हम लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल ठीक। अब आपने कहा सेकंड मशीन साइकिल, सेकंड मशीन साइकिल में क्या होगा? साइकिल में वो ए वाला पार्ट होगा मेमोरी ये वाला। लेकिन वो तो पूरा ये मूव C, A तो पूरा एक ऑप कोड है, ये तो पूरी एक इंस्ट्रक्शन है ना साकिब? यस सर। तो सेकंड मशीन साइकिल में क्या होगा, अगेन क्वेश्चन आता है, सेकंड मशीन साइकिल में कंफ्यूज हो गए है ना? चलिए लेट मी आस्क अनवन। काशिफ सर जी, साकिब कुछ कह रहे थे? उससे यस सर उससे डाटा निकालते थे, निकलेगा डाटा सर निकाल ए से देगा। और
ए से फिर जो ए में जो रजिस्टर में डाटा होगा वो डाटा क्या करेगा? कंफ्यूज हो रहा है सर। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। काशिफ, रोल नंबर 49 जी बताइए। इन्होंने बोला साकिब ने कि 2 मशीन साइकिल्स होंगी, फर्स्ट में बता दिया ऑपकोड फैच होगा, सेकंड में क्या होगा? सेकंड में वो एग्जीक्यूट होगा सर, जो डेटा फेच किया उसमें जो भी अच्छा, सर जो जस्ट अ सर मिनट। ये वाली इंस्ट्रक्शंस थी, इसके अंदर ऑपकोड फैच होने के बाद में T4 साइकिल के अंदर डिकोड हो जाता है डाटा को, यस सर है ना? यस चलिए, सर ऑपकोड पूरा का पूरा ऑपकोड, है ना? यस ये पूरा का पूरा ऑपकोड होके फैच होके डिकोड हो गया। नाउ व्हाट? सर जो सर आई ए थिंक एक ही में मशीन साइकिल रहेगी ना ए सर? का जो यस 31 कुछ कह रहे थे आप? सर सिंगल मशीन साइकिल नहीं है इसमें? नहीं, हम तो पूछना चाह रहे थे। चलिए, आपने बता ही दिया, बिल्कुल हमारी सिंगल मशीन साइकिल होगी। क्यों होगी सिंगल मशीन साइकिल? सर क्योंकि पूरा ही एक कोड है सर, इसमें कोई बिल्कुल एक्सटर्नल ठीक, डेटा यही नहीं है पूछना सर। चाहते हैं। बिल्कुल, इसके आगे कुछ इन्वॉल्व नहीं है डाटा, हमारा 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, हमारा सीधा का सीधा ऑपकोड ही हो रहा है ना। डाटा का तो अभी इसमें इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं ना, डाटा तो एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेमोरी लोकेशन सिर्फ हमारी एक ही ले रही है तो हमारी मशीन साइकिल सिर्फ एक ही मशीन साइकिल होगी। और इस मशीन साइकिल के अंदर कितनी क्लॉक साइकिल्स होंगी? 4 क्लॉक साइकिल, बिल्कुल ठीक। चलिए सर 6 का एग्जांपल दे सकते हो कोई? चलिए 6 का भी एग्जांपल देंगे, हम वापस आते हैं उस पर। ठीक है अनश? तो बेसिकली अगर हम इलेबोरेट करने के बोले इस चीज को डायग्राम के थ्रू, तो एक कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा होगा इस इंस्ट्रक्शन का, पुराने वाली इंस्ट्रक्शन का भी हो रहा था और इस इंस्ट्रक्शन का भी हो रहा था। तो एक आर्किटेक्चर की हेल्प से हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट सबसे पहले क्या हो रहा होता है कि हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर लेट अस सपोज हमारे पास कोई एड्रेस पड़ा हुआ है 2005 एड्रेस पे हमारा ये ऑपकोड पड़ा हुआ है मूव C, इसका मशीन कोड है 4F। तो प्रोग्राम काउंटर ने क्या किया? प्रोग्राम काउंटर ने कहा भैया एड्रेस बस पे दिया एड्रेस की 2005 पे जाइए और उस एड्रेस को फेच कर लीजिए। प्रोग्राम काउंटर ने बोला, एड्रेस बस पे 2005 आया और उस लोकेशन पे 4F पे पहुंच गए। 4F में जाने के बाद में क्या बोला कि डाटा बस आ जाती है। डाटा बस क्या करती है कि इसको उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को रीड करती है। जब हमारा कंट्रोल लॉजिक उसको रीड सिग्नल देता है कि आपका पॉइंटर यहाँ पर है, इंस्ट्रक्शन एड्रेस यहाँ पर है, 4F को आप डाटा बस में ले जाइए और इंटरनल डाटा बस में दे दीजिए। तो इंटरनल डाटा बस ने क्या किया, 4F को लिया, पाथ में दिया और एक इंटरनल डाटा बस में उसको प्रोवाइड कर दिया, जो कि वहां से इंटरनल इंस्ट्रक्शन डिकोडर पे चला जाता है। और इंस्ट्रक्शन डिकोडर करता है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेसिकली क्या करता है, इसको डिकोड करके फैच करके एग्जीक्यूट कर डिकोड कर देता है और एग्जीक्यूट कर देता है। दैट इज व्हाट दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट इंस्ट्रक्शन विल डू। तो एक इसको छोटा सा उसमें हम टाइमिंग डायग्राम ले लेते हैं कि बेसिकली जस्ट हमारे जैसे अभी आप लोगों ने बोला कि हमारा जो मशीन साइकिल्स होंगी वो सिर्फ सिंगल मशीन साइकिल होगी, हमारी 2 मशीन साइकिल्स नहीं होगी, एक ही मशीन साइकिल होगी। तो सिर्फ ऑपकोड फैच होगा और डिकोड होगा, कोई डाटा इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर। और इस साइकिल के अंदर हमारा 4 क्लॉक साइकिल्स रन करती हैं। चलिए देख लेते हैं एक छोटा सा उसमें कि सबसे पहले क्या होगा, हमारा प्रोग्राम काउंटर के अंदर 2005H होगा। 2005H हमारा एड्रेस बस लोअर हायर ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर एड्रेस बस यानी AD0 से AD15 तक पहुंच जाएगा। उससे पहले हमें ऑपकोड फैच के लिए स्टेटस सिग्नल सेट करने होंगे। स्टेटस सिग्नल्स हमने जैसे टेबल पे हमने देखा था, ऑपकोड फैच का था हमारा 011, हमने स्टेटस सिग्नल दिया 011 ऑपकोड फैच का। देन वी सेट दिस ALE पिन, ALE पिन को हमने हाई किया। जैसे ही हमने ALE पिन को हाई किया, हमारा AD0 से AD7 जो बस थी वो हमारी एज एन एड्रेस बस एक्ट करना स्टार्ट कर देगी। एड्रेस बस जैसे ही एड्रेस बस ने एक्ट किया और प्रोग्राम काउंटर से उसने एड्रेस उठा लिया उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का, जो कि हमें एग्जीक्यूट फैच करके एग्जीक्यूट करनी है। 2005H उसने अपने एड्रेस बस पे लिया, उसने 5H लिया। थोड़ी देर के बाद में हमारी एड्रेस लैच पिन डिसेबल हो जाती है। जैसे ही एड्रेस लैच पिन डिसेबल हुई, हमारा जो एड्रेस और डाटा बस थी वो एक्ट एज एन मल्टीप्लेक्सिंग, जो डाटा बस थी वो इट विल एक्ट एज एन डाटा बस। अब डाटा बस एक्ट होगी, उसके लिए हमें अब उस पर्टिकुलर कोड, उस पर्टिकुलर लोकेशन 2005H से जो आपका एड्रेस बस एड्रेस उस पर्टिकुलर लोकेशन का मशीन कोड जो पड़ा हुआ है उसको हमने अपनी डाटा बस में लेना है। हमने रीड सिग्नल प्रोवाइड किया कि आप जाइए वहां से अपनी उस पर्टिकुलर डाटा को
4F जो वहाँ पे 2005 पे पड़ा था, वो वहाँ से आप उसको रीड कर लीजिए। 4F पे गया, उसने वहाँ पे रीड किया और अपनी डाटा बस पे डाल दिया। डाटा बस में आने के बाद में वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसको डिकोड करके एग्जीक्यूट कर देगा। दैट इज हाउ दिस कंप्लीट मशीन साइकिल विल टेक प्लेस। किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट है या क्लियर है? यस, एनीवन एल्स? किसी को कुछ डाउट नहीं है? ओके, जस्ट अ मिनट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आप लोगों ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, हम वो क्वेश्चन ही भूल गए। क्या क्वेश्चन पूछा था अनश? शायद आपने पूछा था। तो 6 क्लॉक पल्स वाला नहीं या नहीं, लास्ट लास्ट वाला। क्लास में सर वो पूछा था इम्प्लाइड का, इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शन सर ऑलवेज इम्प्लाइड फॉर इंस्पायर एक्यूमुलेटर और नॉट। इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल बिल्कुल, एक्यूमुलेटर हम उसको भूल गए थे देखना, आपका क्वेश्चन ही भूल गए थे। एनीवे, आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस। नेक्स्ट तक हमारा आता है काउंटर्स एंड टाइम डिलेस। बेसिकली जो हम यूज करते हैं, हम काउंटर्स किस तरह से यूज करते हैं 8085 के अंदर, एंड टाइम डिलेस किस तरह से यूज करते हैं। सो बेसिकली काउंटर्स अ लूप काउंटर इज सेट अप बाय लोडिंग रजिस्टर विद अ सर्टेन वैल्यू। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक काउंटर्स या फिर हम डिले जो हम बोलते हैं, हम क्या करते हैं एक रजिस्टर के अंदर ना कोई वैल्यू लोड कर देते हैं और उसको डिक्रीमेंट करते चले जाते हैं। जैसे ही वो डिक्रीमेंट करता है, हम डिक्रीमेंट करते गए एक टाइम ऐसा आता है वो काउंटर हमारा 0 हो जाता है। हम उस काउंटर को रेगुलरली चेक करते रहते हैं कि उसमें जो काउंटर के अंदर जो रजिस्टर के अंदर जो आपका डाटा पड़ा हुआ है कब 0 हो रहा है। जैसे ही वो 0 होता है, देन हम काउंटर स्टॉप कर देते हैं। तो दिस इज हाउ वी काउंट दीज थिंग्स। एंड अगेन जैसे मैंने बोला कि आपका कितना टाइम ले रहा है वो काउंटर, वो आपका पता चलता है इस क्लॉक साइकिल से। आपका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, कितने माइक्रो सेकेंड है आपका एग्जीक्यूशन टाइम उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का। तो काउंटर हम एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है इस चीज का, कि आप जो टाइमिंग डायग्राम पढ़ते हो वो उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे आ जाती है। So a loop counter is set by loading a register with a certain value. Then using the decrement and increment, the contents of the registers are updated. जैसे मैंने बोला डिक्रीमेंट हम अपडेट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट करके अपडेट कर सकते हैं, फाइनल वैल्यू देखते हैं, उसके अंदर कंडीशनल लूप्स लगा देते हैं। लूप इज सेट अप विद अ कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन दैट लूप्स बैक or not depending on whether the count has reached the termination count. Okay, देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। Before going for that, let's take a look on the flow chart of the counters. First we have to initialize the loop, we have to the body of the loop कि आपने रजिस्टर के अंदर डालना है किसी भी कंटेंट को जिसमें जितना टाइम के लिए आपने वो काउंटर को मूव कराना है। देन वी हैव टू अपडेट द काउंट एंड देन आपने फाइनल काउंट को चेक करना है कि वो आपकी कंडीशन को ट्रू कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो वापस काउंटर को घूमेगा, उस लूप के अंदर घूमते चला जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू कर रही है तो वो आगे बढ़ जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल है कि हमने एक सीक रजिस्टर के अंदर हमने 15H को मूव किया। हमने यहाँ पे लूप एक फंक्शन का नाम दे दिया, हमने लूप दे दी डिक्रीमेंट सी, और हमने एक कंडीशन लगा दी जंप इफ नॉट 0 लूप। तो क्या करेगा DCRC जो 15H पड़ा हुआ है सी के अंदर, वो एक बार डिक्रीमेंट करेगा, नीचे आके चेक करेगा जंप इफ नॉट 0। अगर इसका कंटेंट सी का कंटेंट अगर 0 नहीं है तो वापस वो लूप पे आए, फिर डिक्रीमेंट करेगा और फिर वापस लूप आएगा। एंड दिस वे वो लूप को घुमाता रहेगा। एंड देन जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती वो वहां पे वेट करेगा उस चीज का। नेक्स्ट आता है यूजिंग अ रजिस्टर पेयर एज अ लूप काउंटर। वी कैन आल्सो यूज एज अ रजिस्टर पेयर। प्रॉब्लम क्या होती है, इसके अंदर हमारा डाटा कितने बिट का है, हमारा सिर्फ 8 बिट का डाटा पड़ सकता है। अगर हम रजिस्टर पेयर को यूज करें BC पेयर सी, तो हमारा 16 बिट का हम कुछ उसके अंदर डाल सकते हैं डाटा, यानी हम हमारा काउंटर को हम इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी काउंटिंग की वैल्यू यानी टाइम डिले को हम इंक्रीज कर सकते हैं। So using a single register, one can repeat a loop for a maximum count of 255 times. It is possible to increase this count by using a register pair for the loop counter instead of a single register. हम एक सिंगल की जगह हम मल्टीपल रजिस्टर पेयर BCC आपका HL पेयर, हमारा DE प्लेयर, कोई भी आप रजिस्टर पे आप यूज कर सकते हैं। माइनर प्रॉब्लम अराइज इन हाउ टू टेस्ट फॉर द फाइनल काउंट सिंस DCX एंड INX डू नॉट मॉडिफाई द फ्लैग्स। हमारा ये जो रिजल्ट जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो हमारा फ्लैग इफेक्ट नहीं करता। हम सिंगल रजिस्टर में तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा सी में
जो डाटा पढ़ा हुआ है जीरो है कि नहीं, लेकिन अगर आप मल्टीपल रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं, then there is some problem with this thing. However, if the loop is looking for when the count becomes zero, we can use a small trick by ORing the two registers in the pair and then checking the zero flag. हम रजिस्टर को OR करते हैं और चेक कर लेते हैं कि भाई दोनों रजिस्टर को हमने OR किया है ना, C में अगर जीरो है और D में जीरो नहीं हुआ, लेट अस सपोज अगर हम OR करते हैं तो हमारा फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो जीरो होगा या जीरो फ्लैग अफेक्ट होगा कि नहीं होगा. तो that is how we चेक कि हमारा फाइनल काउंट जीरो हुआ है कि नहीं हुआ है इन केस ऑफ रजिस्टर पे. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. और वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर दोबारा बताना है? दोबारा बता दीजिए सर. ओके, तो पूछा कीजिए ना, दोबारा बताना है. चलिए, बेसिकली क्या होता है हमारे जब दो रजिस्टर्स आ जाते हैं, इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या था, हमने एक रजिस्टर में तो हमने चेक कर लिया कि सी हमारा रजिस्टर हमारा जीरो है, तो ठीक है भाई, आपका लूप कंप्लीट हो जाती है. बट अगेन हमारा रजिस्टर पेयर, दो रजिस्टर आ गए हमारा सी डी एच एल पेयर, तो हम सी डी और एच एल पेयर को एक साथ नहीं चेक कर सकते कि आपका ना कंटेंट जीरो हुआ है कि नहीं हुआ. ये प्रॉब्लम आती है इसके अंदर. तो हमने क्या किया, हमने रजिस्टर सी लिया और रजिस्टर डी लिया. अगर मान लीजिए रजिस्टर सी में जीरो पड़ा है और रजिस्टर वन में वन पड़ा है और हम और इसके अंदर कंडीशन लगाते हैं, तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है? सो वन ही आएगा सर. बिल्कुल ठीक. और अगर दोनों में जीरो रख देते हैं तो क्या आएगा? जीरो सर. जीरो आएगा. तो डेट मीन्स हम चेक कर सकते हैं कि कब जीरो हुआ. यस सर. दैट इज हाउ दिस लूपिंग दिस, अगर हम मल्टीपल रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं कि दिस इज हाउ दिस रजिस्टर पेयर, आप चेक कैसे कर सकते हो कि आपका जो रिजल्टेंट जो आया है वो जीरो हुआ है कि नहीं हुआ है. ओके, लेट्स टेक फर्स्ट वन एग्जांपल फॉर दिस थिंग. हमने बीसी पेयर के अंदर 1000H कंटेंट हमने डाल दिया उसके अंदर, एंड देन अगेन हमने लूप दिया, डिक्रीमेंट किया, बी को डिक्रीमेंट किया एंड मूव सी टू ए. जो भी आपका कंटेंट है हमने सी से ए में डाला, और ए मतलब दोनों को हमने एक्यूमुलेटर का डाटा और हमारा बी का डाटा को, तो दोनों को हमने और कर दिया. एंड देन वी चेक, हमने चेक किया कि आपका जो रजिस्टर, जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर जीरो कैरी फ्लैग में हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो वापस लूप में आएगा एंड अगेन इट विल मूव, चलता रहेगा जब तक कि फाइनल रिजल्ट आपका जीरो नहीं हो जाता. क्लियर ये चीज? यस सर. Okay. Next is delays. So it was shown before that each instruction passes through different combination of the fetch, memory. Just a minute. Hello. Okay, sorry about that thing. So delays, it was shown before that each instruction passes through different combination, fetch, memory read and memory write. हमने कहा पहली बात की थी, हमारा ऑपकोड fetch होता है, memory read होता है, memory write. ये different stages होते हैं. जैसे हमने फर्स्ट वाली जो हमने क्लॉक टाइमिंग डायग्राम पढ़ा था, उसके अंदर सिर्फ हमारा मेमोरी फैचिंग डिकोडिंग था और हमारा मेमोरी रीड था. सेकंड वाली उसमें हमारा सिर्फ मेमोरी फैच था, राइटिंग कुछ नहीं था. Anyway, so ये सारे combinations होते हैं हमारे. Knowing that the combination of cycles, one can calculate how long such an instruction would require to complete. यानी एक उस instruction को complete करने के लिए कितना टाइम लगता है, हम टाइमिंग डायग्राम से हम निकाल सकते हैं. So B for number of bytes, I think ये तो सबको पता ही होगा. So knowing how many T states an instruction requires and keeping in mind that a T state is one clock cycle long, we can calculate the time using the following formula. Delay is equal to number of T states divided by the frequency. जो कि हमने अभी न्यूमेरिकल में भी हमने थोड़ा सा देखना चाहा था कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपना. फॉर एग्जांपल एमवीए इंस्ट्रक्शन यूजेस 7 टी स्टेट्स. 7 टी स्टेट्स मतलब 4 आपकी फर्स्ट मशीन साइकिल्स में और 3 आपकी सेकंड मशीन साइकिल के अंदर. देयरफॉर इफ द माइक्रोप्रोसेसर इज रनिंग एट 2 मेगाहर्ट्ज, द इंस्ट्रक्शन वुड रिक्वायर अ 3.5 माइक्रोसेकंड टू कंप्लीट. ये पर्टिकुलर एग्जांपल हम ऊपर देख ही चुके हैं. सो वी नीड टू फाइंड अ डिले करना है हमें, अगर आपको कुछ रन करना है किसी चीज को. So we can use a loop to produce a certain amount of time delay in a program. हम काउंटर को एज अ लूप डिले की तरह भी यूज कर सकते हैं. The following is an example of a delay loop. Let us एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं. MVIC हमने FFH डाला उसके अंदर. ये इंस्ट्रक्शन हमारी लेती है 7 T स्टेट्स. नाम से हमारे क्लियर है, हमारा ये डायरेक्टली हमारा 2 मशीन साइकिल्स है. हमारा फर्स्ट साइकिल के अंदर 4 होगी मशीन साइकिल्स के अंदर 4 T स्टेट्स होंगी और सेकंड मशीन साइकिल के अंदर हमारी अगेन 3 T स्टेट्स होंगी. तो टोटल जो T स्टेट्स होंगी हमारी इसके अंदर 7 होंगी. नेक्स्ट आती है DCRC. DCRC हमारी लेती है 4 T स्टेट्स.
क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा इंस्ट्रक्शन है ये। नेक्स्ट आती है जंप इफ नॉट जीरो लूप। ये हमारी टोटल जो स्टेट्स लेती है हमारी 10 टी स्टेट्स लेती है। तो हम इन स्टेट्स को देखकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम इंटेंशनली कितना डिले प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना डिले हम कैलकुलेट करने के बाद में कितना डिले हमें लाना चाहिए, या किसी इंस्ट्रक्शन को हमें किसी प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन करने के लिए अगर हम डिले प्रोड्यूस करना चाहें, या फिर हम कोई प्रोग्राम कोई आपने फंक्शन लिया है उसके एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लेता है, और आपका एग्जीक्यूशन टाइम अगर आपका लेस है तो आपका प्रोग्राम स्टार्ट हैंगिंग। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि हमारे जो डिले हम कितना प्रोड्यूस करना है वो आपके हाथ में होता है, कंट्रोल कर सकते हो उसको बाय यूजिंग दिस डिले लूप्स। Okay, let's come. So we need to keep in mind that in the last iteration of the loop, the JNZ instruction will fail and require only 7 t-steps rather than the 10. Therefore, we must deduct 3 t-steps from the total delay to get an accurate delay calculation. I think ये तो clear ही है. To calculate the delay, we use the following formula. T delay equals to T naught plus TL minus T of delay. That is the total delay जो आपका हमारा आ रहा है, and that is delay outside the loop and delay of the loop. So T naught is the total sum. I think this is all. This is the numerical part. I think ये हम देख ही चुके हैं. बस you need to multiply these things कि आप कितना डिले ले सकते हो उस लूप को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने वो मैक्सिमम इन्होंने निकाल दिया कि 255 टाइम साइकिल जो होगा, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करके 3 स्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज द टोटल लूप कि आपका टोटल टाइमिंग कितना लेगा आपका ये पर्टिकुलर लूप। ओके, ये हमने डिस्कस कर ही चुके हैं, रिपीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है अपना नेस्टेड लूप्स। कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें जो डिले करना है या फिर काउंटर करना है वो हमारा 2 रजिस्टर पेयर से भी काम नहीं पड़ती, हमें काउंटर ना थोड़ा और ज्यादा करना है। तो हम क्या करते हैं, लूप इन अ लूप, हमने 2 रजिस्टर्स पेयर हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम एक लूप को चलाते हैं, आई थिंक आप लोगों ने ये देखी भी होगी प्रोग्रामिंग के अंदर अपनी, कि हम एक लूप चलाते हैं एंड देन कंडीशन चेक करते हैं कि सेकंड लूप, उस लूप के अंदर सेकंड लूप चलाते हैं, वो अपना ट्रायल पूरा करती है, एंड वापस हम फर्स्ट लूप में आते हैं एंड देन इट कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। सो वी नीड टू फर्स्ट इनिशियलाइज द लूप 2। लूप 2 हमने इनिशियलाइज की, हमने काउंटर सेट कर दिया बॉडी ऑफ द लूप 2 में, फिर इनिशियलाइज सेकंड लूप करी, हमने अगेन काउंटर सेट कर दिया यहाँ पर। अब काउंटर चलता है, यहाँ पर आता है काउंटर, काउंटर पूरा हुआ नहीं हुआ 0, अगेन वो काउंटर यहाँ पे चलता रहेगा। जैसे ही वो काउंटर 0 पे आएगा हमारा अपडेट होगा, यस पे आ गया, काउंटर 2 को चेक करेगा, काउंटर 2 हमारा 0 नहीं है तो वापस ऊपर आता है, देन अगेन इट विल कम टू 1, अगेन 1 जो हमारा सेकंड लूप थी, सॉरी वो सेकंड जो लूप थी वो अगेन रीसेट होती है और वो दोबारा रन करना स्टार्ट कर देती है, एंड अगेन जैसे ही वो 0 पे आती है वापस काउंट ऊपर जाता है। तो दिस इज ए लूप इन अ लूप, एक नेस्टेड लूप्स की तरह हमारा चलता रहता है। ये एक कॉन्टिन्यूस, अगर हमें कोई काफी बड़ा नंबर या फिर काफी बड़ा डिले आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेट अस से हमारे पास कोई रजिस्टर है B 10H अपने इसके अंदर डाल दिया, लूप 2 के अंदर हमने FFH डाल दिया, हमने लूप 1 में डिक्रीमेंट C किया, जंप इफ नॉट 0 टू लूप 1, ये लूप आपका चलता रहेगा। जैसे ये 0 हुआ आपका C काउंटर, आपका डिक्रीमेंट B डिक्रीमेंट होता है और चेक करता है कि लूप डिक्रीमेंट जो आपका B रजिस्टर है वहां पर 0 हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर 0 नहीं हुआ है तो वापस लूप 2 में आएगा, लूप 2 में जैसे ही आया आपका ये C पे दोबारा रीसेट हो जाता है, FFH आया। अब ये लूप 1 दोबारा से एग्जीक्यूट होती है, जितनी बार पहली बार एग्जीक्यूट हुई थी उतनी बार दोबारा एग्जीक्यूट होगी, एंड देन डिक्रीमेंट B करेगा जब ये फाइनल कंप्लीटेशन हो जाएगा। इट विल जब तक 10H आपका 0H नहीं हो जाता और FFH भी 0H नहीं हो जाता, ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका है रजिस्टर पेयर ना यूज करने का, बिकॉज अगर आपको नहीं यूज करना है, ये एक ऑल्टरनेट तरीका है। आप इसके अंदर भी रजिस्टर पेयर यूज कर सकते हैं अगर आपको और ज्यादा बड़ा नंबर चाहिए। एनीवे, तो आप ये लूप कितनी भी इंक्रीज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आप 1 2 5 10 जितनी भी आपने लूप देखनी है आप उतनी लूप ले सकते हैं, एंड देन
you can work on that thing. I think delay calculation में तो कुछ issue नहीं होना चाहिए. I'm stopping this. Increasing the delay can be further increased by using register pairs. ये तो हम बता ही चुके हैं. Representation of various loop, or we can increase the delay by using the no operation also, है ना. No operation आप डाल दीजिए और 4 इंस्ट्रक्शन साइकिल का आप डिले प्रोड्यूस कर सकते हो. आई थिंक ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ जब हमारी 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है, फिर डाटा हमारा 16 बाइट का हो जाता है, F045H. तो हमारा पास हमने क्या किया, हमने फर्स्ट मशीन साइकिल जो होती है उसके अंदर हमने एग्जीक्यूट किया ऑपकोड को, यानी आई थिंक इस ऑपकोड को LXI A को, जो हमारा A00H में पड़ा हुआ है. सेकंड हमारा एड्रेस पड़ा हुआ है 45H A001 पे, बिकॉज 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, और A002 पे हमारा F0 पड़ा हुआ है. तो हम फर्स्ट मशीन साइकिल, सेकंड और थर्ड में हम देखते हैं. लेट्स सी कि हमारी फर्स्ट मशीन साइकिल में हमारी 4 साइकिल्स हैं. क्लॉक साइकिल लेगा जिसे हमने पहले देखा था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है. सेकंड हमारा मेमोरी रीड करना है, हमारा 55H हमें रीड करना है. उसके बाद में थर्ड मशीन साइकिल के अंदर हमारा F0 हमें रीड करना है. तो दिस हाउ इट वर्क्स. तो उसको आप तोड़ सकते हैं, तोड़ के आप जितनी भी आपकी मशीन साइकिल को हम इंक्रीमेंट करके देख सकते हैं एंड रन कर सकते हैं. आई थिंक इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत है? आई थिंक पूछना ही पड़ेगा. अनुराग, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. क्या एक्सप्लेन करना है? अनुराग, रोल नंबर 26. Yes, sir. Yes. क्लियर है? जस्ट फॉरगॉट द नेम. Kayam Ashraf. Kayam is there. Kayam, I think he is absent. Anyway. So I think this is all about the timing diagrams. नेक्स्ट आता है आपका स्टैक. ये स्टैक एंड स्टैक मेमोरीज का सिर्फ आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन है. मैंने थोड़ा स्लाइड में डाल दिया है जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आप थोड़ा उसको देख सकते हो. बट इट इज ना बहुत ज़्यादा डीप में आपके सिलेबस में ये इतना नहीं है कि स्टैक के अंदर हम बहुत ज़्यादा डीप में आप घुसते हैं. बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर आपको जानना है देन मैंने आई जस्ट पुट द स्लाइड्स एंड जस्ट रीड इट आउट कि अगर किसी को कुछ डाउट हो देन दे विल आस्क मी. हम ये चीज़ ऐसे पहले भी हम देख चुके हैं स्टैक के बारे में. द स्टैक इज एन एरिया ऑफ मेमोरी आइडेंटिफाइड बाय द प्रोग्रामर फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन. इट इज लाइक स्टैक इज अ लीफो स्ट्रक्चर इन 8085 और कुछ और आपकी जो आर्किटेक्चर्स होते हैं उसके अंदर फीफो फॉलो करता है ये चीज़. द स्टैक नॉर्मली grows backward into the memory. In other words, the programmer defines the bottom of the stack and stack grows up into introducing the address range. And lower से आप start करते हैं and then it will go on. Given that the stack grows backward to memory, it is customary to place the bottom of the stack at the end of the memory to keep it as far away from the user program as possible. है ना, हम एक stack है कि हमारा वो reserved है, तो हमें user को उसको ना आपको use अपनी मेमोरी के लिए नहीं करना, उसको एक सेग्रीगेट करना रख करके रखना है उस चीज के लिए. इन द 80 द स्टैक is defined by setting the stack pointer register. हम स्टैक को डिफाइन कर सकते हैं. This sets the stack pointer to the location FFFH end of memory of the 8085. हम इस तरह से हम बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं स्टैक पॉइंटर को. अगर आपको सेट करना है, आपको इनिशियलाइज करना है. Information is saved on the stack by pushing it on. It is retrieved the stack by popping it off. Push and pop instructions दो instructions होती हैं जिससे आप LIFO प्रिंसिपल फॉलो करके जो भी आपके अंदर उसके अंदर स्टैक के अंदर आपने इंटेंशनली आप डालना चाहते हैं, आप मैनुअली उसके अंदर फिलअप करना चाहते हैं, देन यू कैन अप्लाई दिस पुश इंस्ट्रक्शन एंड पॉप इंस्ट्रक्शन. और लास्ट इन फर्स्ट आउट की तरह वो एड्रेस से डाटा उठाना
स्टार्ट कर देगा। बोश पुश एंड पॉप वर्क विद रजिस्टर पेयर्स ओनली, है ना, सिर्फ रजिस्टर पेयर के साथ ही वर्क करते हैं ना, कहाँ पे आपको लेके जाना है। एनीवे, तो पुश इंस्ट्रक्शन क्या करती है, डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर को आप डिक्रीमेंट करती है, ओपन द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर बी टू द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड एट टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर बी टू द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द स्टैक पॉइंटर, यानी आपका जो बी का जो भी कुछ पड़ा हुआ है वो स्टैक पॉइंटर की मेमोरी लोकेशन में आप वो डालेगा एंड स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर देगा। कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर सी टू द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द स्टैक पॉइंटर। आपके पास दो रजिस्टर्स पड़े हैं, बीसी रजिस्टर है, उसके अंदर फर्स्ट रजिस्टर के अंदर आपके पास 12 पड़ा हुआ है, सेकंड रजिस्टर के अंदर आपका F3 पड़ा हुआ है। स्टैक पॉइंटर आपका बेसिकली वर्क पुश इंस्ट्रक्शन वर्क कैसे करेगी, पहले आपको बी रजिस्टर होगा, बी रजिस्टर का एड्रेस आपको इसके अंदर फिलअप करेगी, उसके बाद में जो कंटेंट है स्टैक का उसको रिड्यूस करेगी जो एड्रेस है, और सी रजिस्टर को वहां पे सेव कर देगी जो भी आपका कंटेंट पड़ा हुआ है उस पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर। पॉप इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, आपका उस रजिस्टर है आपने पॉप उसको आपको वापस आपको फेच करना है जो आपने डाटा आपकी पीछे थोड़ी देर पहले आपने सेव किया था, तो आप करोगे पॉप इंस्ट्रक्शन। पॉप इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जो हमारा लास्ट इन हमारा जो डाटा था वो पहले आपका ई रजिस्टर के अंदर लेगा, लेटर हमने लिख लिया यहाँ पे पॉप डी ई रजिस्टर, पॉप डी रजिस्टर तो बेसिकली जो FFFD जो जहाँ पे लास्ट हमने F3 को ही स्टैक पॉइंटर के अंदर डाला था, तो वापस उसको फेच करेगा, ई रजिस्टर में डालेगा, स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेगा, 12 को वापस लेके डी रजिस्टर में डाल देगा। सो दिस इज हाउ दिस पॉप एंड पुश इंस्ट्रक्शन वर्क्स। So during poshing, the stack operation is in a decrement then store style. The stack pointer is decremented first, then the information is placed on the stack. तो ये इस तरह से वर्क करता है, इस तरह से बेसिकली इसका ये प्रिंसिपल है इसको वर्क करने का। During popping, the stack operates in use then increment instruction, यानी हम जब भी पुश इंस्ट्रक्शन करते हैं वो पहले डिक्रीमेंट करता है जो भी आपका एड्रेस है एंड देन सेव करता है। ऑन द कंट्ररी आप जब पॉप इंस्ट्रक्शन यूज करते हो तो पहले इंक्रीमेंट करता है देन वापस वहां से वो डाटा को उठाता है। द स्टैक पॉइंटर ऑलवेज पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक, हमेशा वो जो स्टैक का भी जो भी टॉप होगा वहां पे वो मतलब बताता है कि आपका पॉइंटर लेके जाता है कि वहां पे आपने एड्रेस सेव करना है। अभी आप देख सकते हैं कि पुश इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने यहाँ पे लिखा था डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर ना, बिकॉज वो एड्रेस जो था वो टॉप पे एड्रेस था, सबसे ऊपर जो एड्रेस पड़ा था FFFH था वो डिक्रीमेंट करता जाएगा उस FFFF से, और आपका जो भी एड्रेस आपने जो भी आपका कंटेंट जो भी कुछ आपने वहां पे डालना है आप वहां पे डाल सकते हो और एड्रेस को डिक्रीमेंट कर कर कर। So the order of push and pop must be opposite of each other in order to retrieve the information back into its original location, है ना, कि अगेन जैसे मैंने बोला लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जब भी आपको ना वापस फैच कर रहे होंगे तो जो भी आपकी जैसे पुश पहले आपने लिखा और पुश डी आपने बाद में किया, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो आपको पॉप अगर आपको वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना है तो जो सबसे लास्ट में आपने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की थी वहीं से आप डाटा वापस उठाओगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो पुश डी लास्ट में आया था तो हमें पॉप डी पहले करना होगा। So the 805 sorry, the 8085 recognizes one additional register pair called the program status word. This register pair is made up of the accumulator and the flag register. It is possible to push the PSW onto the stack, do whatever operation are needed, then pop it off the stack. The result is that the contents of the accumulator and the status of the flags are returned to what they were before the operations were executed. Next is subroutine. Subroutine basically is a group of instruction that will be used repeatedly in different location of the programs. जैसे हमने बात की थी ना, आप functions जो हम बात करते हैं, जो हम आप वहाँ पे आप जाते हो या फिर वहाँ से पिकअप करते हो, तो these are the subroutines basically. So rather than repeat the same instructions several times, जो हमने I think last to last lecture में ये चीज बात डिस्कस की थी, they can be grouped into a subroutine that is called from the different location. In assembly language, a subroutine can exist anywhere in the code. However, it is customary to place subroutines separately from the main program. Basically है ना, हम कोशिश यही करते हैं कि आपकी जो subroutines हैं वो आप वैसे तो कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, बट अगेन आप बेटर है कि अलग से प्रोग्राम बना दीजिए एंड देन यू कैन कॉल उन सबरूटीन्स को वापस अपने मेन प्रोग्राम में कॉल करें।
The 8285 have two instructions for dealing with these subroutines. The call instruction is used to redirect program execution to the subroutine. The RT instruction is used to return to the execution to the calling routine. यानी जहां से आपने स्टार्ट किया, आपने अपनी मेन प्रोग्राम में गए, आपने कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज किया, आपने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, वो सब रूटीन को वापस कॉल किया, यानी उस प्रोग्राम को वहां पे आपने छोड़ दिया, मेन प्रोग्राम को वहां पे आप रिटर्न इंस्ट्रक्शन देंगे, आरटी इंस्ट्रक्शन देंगे और वापस अपनी उस सब रूटीन से वापस अपने मेन प्रोग्राम में आ जाएंगे जहाँ पे आपने लीव आउट किया था. So these are the two instructions that we can use that deals with the subroutines. So one example is call 4000 # push the address of the instruction immediately following the call onto the stack. जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हमारा उस पर्टिकुलर लोकेशन में जब आप भी आप कॉल इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो ना, तो आपका जो भी आपका एग्जीक्यूशन होगा वो चीज वहां पे जाके स्टैक पॉइंटर पे जाके राइट हो जाएगी. जैसे आप रिटर्न इंस्ट्रक्शन दोगे वो वहां से वापस उसको एग्जीक्यूट फेच कर लेगा उस इंस्ट्रक्शन को. So push the address of the instruction immediately following the call onto the stack. Load the program counter with the 16-bit address supplied with the call instruction. प्रोग्राम काउंटर उसको लेगा एंड देन इट विल स्टार्ट सब रूटीन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा. रिटर्न वैल्यू आएगी, वापस प्रोग्राम काउंटर में जो आपकी जो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होगा उसको लोड करेगा और स्टैक पॉइंटर का डाटा लेकर वापस रिज्यूम कर देगा अपने प्रोग्राम को. रिटर्न इंस्ट्रक्शन रिट्रीव द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, लोड द प्रोग्राम काउंटर विद द रिटर्न एड्रेस. जो भी आपका एड्रेस होगा वहां से वो रिटर्न लेता है एंड देन प्रोग्राम काउंटर के अंदर फिलअप कर देता है जो भी आपका एड्रेस स्टैक में स्टोर हुआ होगा. The call instruction places the return address at the to memory location immediately before the stack pointer is pointing. रीजन बिंग क्योंकि हमारा 16 बिट का एड्रेस होता है, वहां पे हमारा 8 बिट का ही डाटा सेव हो सकता था. सो हमारा दो एड्रेस लेता है वो. यू मस्ट सेट द स्टैक पॉइंटर करेक्टली बिफोर यूजिंग द कॉल इंस्ट्रक्शन. द आरटी इंस्ट्रक्शन टेक्स द कंटेंट्स ऑफ द टू मेमोरी लोकेशन एट द टॉप ऑफ द स्टैक एंड यूजेस देम these as the return address. Do not modify the stack pointer in a subroutine, you will lose the return address. Again the thing is problem यही है कि है ना, हम कोशिश करना चाहिए ना जो चीज टेम्पररी डाटा है उसको वहां पे हम छेड़खानी ना करें. अगर आप उसको है ना स्टार्ट मैनिपुलेटिंग दिस, आप सब रूटीन्स में उसको मैनिपुलेट कर देते हो तो दिस इज देयर इज अ पॉसिबल चांस कि आप उस पर्टिकुलर रिटर्न करने के बाद में जो वहाँ पे डाटा सेव हुआ होगा वो प्रोबेबली आप लूज कर जाओ, यानी स्टैक प्रोग्राम काउंटर के अंदर कोई डाटा आ ही ना पाए बिकॉज वो आप कंटेंट को वहाँ पे रिप्लेस कर चुके होंगे. सो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स. पासिंग डाटा टू द सब रूटीन. In assembly language, data is passed to a subroutine through a register. So I think सबने देखा ही होगा. The data is stored in one of the registers by calling the program, and the subroutine uses the value from the register. The other possibility is to use agreed upon the memory location. The calling program stores the data in the memory location, and then the subroutine retrieves the data from the location and uses it. This is the two ways of passing the data to the subroutine. I think call by reference, call by value तो आप सबने पढ़ा ही होगा सी में, ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी. सबसे पहले जो ना जब आप सी यूज करते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, उप्स वगैरह जो भी आपने पढ़ा होगा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ये आया होगा. क्या होता है ये कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू, कोई बता सकता है? So in call by okay. सर यस कोई भी बोलिए. शाहिद श्रीधरन और आई थिंक थर्ड वन. यस प्लीज. श्रीधरन आई थिंक आपकी माइक में कुछ प्रॉब्लम है. शाहिद आप कुछ कह रहे थे? सर कॉल बाय वैल्यू में सर जो डेटा होता है ना सर वो कॉपी होता है, लेकिन सर कॉल बाय डिस्टेंस में जो है मेमोरी के एड्रेस के बेस पे जिसमें से ओवरऑल चेंज होता है वो हमारे मेन फंक्शन में भी दिखता है. बिल्कुल ठीक. कोई और उसको एक्सप्लेन कर सकता है थोड़ा और? आई थिंक किसी और. यस कॉल बाय वैल्यू में नया एड्रेस बनता है और रेफरेंस में वो सेम ही चीज रहती है. सेम ही चीज रहती है. ओके. एनीवन एल्स? सर कॉल बाय वैल्यू में जो वैल्यू होती है एक्चुअल पैरामीटर की, वही सर जो हमने नया पैरामीटर से जो होता है उसमें कॉपी हो जाता है. जैसे कि हम कह सकते हैं जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो हम कॉल बाय वैल्यू के मेथड से फंक्शन में कॉल करते हैं. और कॉल बाय रेफरेंस में सर जो एड्रेस होता है, जो वेरिएबल हम पास किए हैं फंक्शन में, मतलब जो एक्चुअल पैरामीटर में सर जो हमने वैल्यू डाली है वो सर उसकी जो एड्रेस होती है वो सर पास होती है जब हम फंक्शन कॉल करते हैं.
ओके, बिल्कुल ठीक। एनीवन एल्स, कोई और और एलाबोरेट सर कर जो सकता है? जी जी, प्लीज 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 गो अहेड। सर जो वैल्यू होती है एक्चुअल पैरामीटर की, वो हम चेंज भी कर सकते हैं वो बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर, जो मतलब जो फॉर्मल पैरामीटर है उसको चेंज करके, क्योंकि सर जो एड्रेस होता है एक्चुअल पैरामीटर का वो ऑलरेडी पास हो चुका होता है। बिल्कुल 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 ठीक। आई थिंक सबको पता ही है कॉल बाय वैल्यू, सबने पढ़ा ही होगा। कौन सी क्लास में पढ़ा था? 12th में? नहीं सर, बीटेक में ही पढ़ा है। बीटेक में पढ़ा हुआ है। सी आई थिंक थी यस आपके सर, 12th में पढ़ा। फर्स्ट ईयर में? सर चलिए, फर्स्ट हाँ ईयर सर, में थी फर्स्ट ईयर सर। में था। फर्स्ट ईयर में था। आई सर थिंक 12th सब लोगों ने पढ़ा होगा ना। बिना कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शायद वाइवा में भी शायद आपसे पूछा गया होगा। एनीवे, सो पुश एंड पॉप शुड बी इन अपोजिट ऑर्डर। आई थिंक हम बता ही चुके हैं। इफ नो, सर यस प्लीज सर रोहित। आई थिंक 5 मिनट रह गए सर, अटेंडेंस ले लीजिए, हाँ, आई क्लास थिंक का राइट प्रॉब्लम हो राइट रहा है। बिल्कुल। सर यस सर ये पीडीएफ अभी आप अपलोड कर देते गूगल क्लासरूम पे, भी वास्ट हो गया ना सर, भी एक्सेस करने में भी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, चलिए हम शेयर कर देते हैं। एक्चुअली द थिंग इज, हम अपने गूगल क्लासरूम का पासवर्ड भूल गए हैं। आज जाके एमआईएस से पासवर्ड लेते हैं एंड देन आई विल अपलोड इट। आई विल ट्राई टू डू इट टुडे इटसेल्फ। फिर सर अगर पासवर्ड नहीं होता सर, नया बना दीजिए, उसमें आ जाएगा। एक्चुअली उतना जामिया तो का है जो नहीं डोमेन सर। है ना, जामिया के जी डोमेन सर। के अंदर हम पासवर्ड सेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें वापस सीआईटी जाना पड़ता है। वो हमें एक्सेस नहीं देते हैं इस चीज़ का कि आप पासवर्ड रीसेट कर सको। सर आप तो सर मेरे को हम दे कह रहे हैं सकते कि हैं, अब मैं नया ग्रुप में हाँ, मैं फॉरवर्ड कर आपके सकता हूँ। ग्रुप पे शेयर कर दूंगा एंड आई विल अभी टेम्परेरी ग्रुप में आपके, आई थिंक रोहित को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ एंड देन मैं क्लासरूम में लेटर ऑन अपडेट कर दूंगा। ओके, इट इज ओके। ओके, थैंक यू सर। यस सर। चितरंजन। प्रेजेंट सर।